हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 35। ठीक है, और आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है एमसी, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अभी तक हमने टोटल, एवरेज, इनका जो है पूरा डिटेल जाना है, और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कि ये होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल मीन्स होता है वन एडिशनल यूनिट। तो अब यहाँ पे जो ये मार्जिनल कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी रिलेवेंसी क्या है, तो चलो पढ़ते हैं। इट इज द एडिशन, यहाँ भी आपको क्या बता दिया कि ये एक एडिशन है, क्योंकि मार्जिनल वर्ड लगा हुआ है इसलिए एडिशन तो होना ही है। तो एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट, ठीक है, टू द टोटल कॉस्ट है जबकि एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक और एडिशनल कमोडिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है हमारे पास। तो हमारा जो इसका मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो भी सेम है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है एन का इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1। जैसे हमने यूटिलिटी के टाइम में पढ़ा था ना कि MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, वैसे ही ये कॉस्ट में इम्प्लीमेंट होगा MCN इज इक्वल टू TCN माइनस 1। इसी को हम और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड जब हमारे पास में टोटल कॉस्ट नहीं होगा उस केस में अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास में है तो हम वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे। अब देखो हम आते हैं शेड्यूल के तरफ। शेड्यूल को जब हम देखें बोलोगे मैम ये तो कुछ जाना पहचाना सा शेड्यूल लग रहा है, तो हाँ बच्चों, ये शेड्यूल वही पुराने वाले शेड्यूल के जैसा ही है, बस इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। TFC हमने वही लिया है 20, TVC हमने वही सारे डेटा लिए हैं, और TC जो होता है वो TFC और TVC का सम होता है, तो वो दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना TCN माइनस 1, यानी कि टोटल कॉस्ट जो हो रहा है उसमें जो वन एडिशन हुआ उससे हम लोगों को क्या करना है, हमारे मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। जैसे हम MU कैलकुलेट करते थे TUN माइनस 1 करके, सेम वही काम करेंगे। तो जब हम जीरो आउटपुट की बात कर रहे हैं तो जीरो आउटपुट पे हमेशा हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा एक यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो पहले हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा था 20, अब कितना हुआ 30, तो चेंजेस कितने का आया, एडिशन कितने का हुआ 10। ठीक है, फिर जब हम 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने का चेंजेस हुआ 8, फिर कितने का चेंजेस हुआ 6। तो इस तरह से करके हम देखते जा रहे हैं कि कितना चेंजेस हमारे पास में हो रहा है, वो हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स इतने एडिशनल यूनिट्स हमने लिए, एक पॉइंट पर आ करके ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, देन ये क्या हो रहा है, राइज करते जा रहा है। स्टार्टिंग में फॉल हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, और देन राइज करते जा रहा है, और ये राइज ही करेगा, फिर आगे जाकर के अब फॉल ये नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसका डायग्राम भी देखा है, आप इस डेटा के अकॉर्डिंगली बना करके देखना, यही शेप निकल करके आएगा। देखो ये जो डायग्राम होता है ना, जस्ट हम ऐसे बनाते हैं इसे। जब ये ऐसे बना रहे हैं तो क्या होता है, फर्स्ट में हमारा MC जो हो रहा है वो फॉल कर रहा है, फिर इस पॉइंट पर आ करके ये कांस्टेंट हो जाता है, देन MC इज राइजिंग, और जब हमारा MC राइज कर रहा है तो ये राइज ही करता चला जाएगा, अब ये फॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको 2 शेप हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट इज U शेप एंड द सेकेंड वन इज टिक शेप। जब हम कॉपी साइन करते हैं तो कैसे देते हैं, ऐसे ऐसे साइन करते हैं ना, तो टिक बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिक शेप भी बोलते हैं। जनरली आपके बुक में U शेप मिलेगा, तो MC इज U शेप हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग एक और पॉइंट इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ TVC को दिमाग में रखते हो तो आपके सारे शेड्यूल अपने आप ही बन जाएंगे, आपको कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है, आपका जो सारा शेड्यूल होगा वो खुद ही बखुद आगे की तरफ बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से एक और हम बना करके देखते हैं कि AC और MC में क्या रिलेशन होगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है हमने देखा है, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डेटा सेम है हमारे पास, मैं यहाँ लिख दूंगी अभी। और हम लोग क्या करते हैं, अभी रिलेशन देखते हैं AC और
MC के बीच में। तो अभी मैंने क्या कहा था कि वही AC को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो बच्चों ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे हमने लिया था वहाँ के जो है शेड्यूल के हिसाब से, और यहाँ पर हमें रिलेशन दिखाना है AC और MC में। तो इसके लिए आपको एक और शेड्यूल याद रखना पड़ेगा, जिसमें कि केवल टोटल कॉस्ट अगर आप ध्यान में रखते हो तो फिर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। तो चलो एक नया शेड्यूल देखते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के हमने यहाँ पर 9 तक यूनिट्स लिए, और उसमें टोटल कॉस्ट हमारा क्या है, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56, 66 एंड 90, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया, और मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। और ये सब कुछ आप कैलकुलेट करना जानते हो। अगर आपको याद नहीं है तो जाकर के पिछली वीडियो को देखो कि AC हमने कैसे कैलकुलेट किया है और MC में हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया। ये तो अभी आपको पता चल गया, MC अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ हमें देखना है रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। अब दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो शेड्यूल के बाद में चले आते हैं हम डायग्राम पे। देखो शेड्यूल हमें क्या बताता है, शेड्यूल हमें बता रहा है कि जैसे जैसे MC हमारा फॉल कर रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पर आकर के दैट मीन्स 4th यूनिट और 5th यूनिट पर आकर दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ AC क्या हो रहा है, 0 यूनिट पर, 0 आउटपुट पर क्या है, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम लिखते हैं 10/0 तो वो इन्फिनिटी ही तो होगा। जब हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो जो होता है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इन्फिनिटी हो जाती है वहां पर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं AC भी हमारा फॉल करते जा रहा है, और पॉइंट 6 और 7 पे आकर के वो कांस्टेंट हो जा रहा है, देन वो राइज कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम डायग्राम को। डायग्राम में जब हमने देखा तो AC हमारा एज यूजुअल फॉल किया, उसी के साथ साथ MC भी फॉल कर रहा है। और फर्स्ट फेज पर जब AC और MC दोनों फॉल कर रहे हैं, तो देखो तो MC नीचे है कि AC नीचे है, बोलोगे मैम ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि MC हमारा नीचे है और AC ऊपर है। तो ठीक है बच्चों, जब MC नीचे है और AC ऊपर है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि हम लोगों ने रिलेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। वी ऑलरेडी फाइंड द रिलेशनशिप। कैसे, हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, तो देखो यहाँ पर व्हेन MC इज लेस देन AC, हमारा MC जब लेस देन है AC से, हमने क्या कहा था शुरू में, ये बात जो कही थी वो एकदम आपको याद रखना है कि अगर आपको डायग्राम ध्यान में है, आप अगर दिमाग में डायग्राम को रख लेते हो तो रिलेशन आप खुद ब खुद लिख लोगे, फिर आपको रिलेशन लर्न रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, MC नीचे है दैट मीन्स MC छोटा है, AC बड़ा है, तो MC इज लेस देन AC। जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में हमारा AC ऑलवेज क्या करेगा, फॉल करेगा। तो आप उसी चीज को लाइन में लिख दोगे कि व्हेन MC लेस देन AC देन AC फॉल्स। सेकेंड पॉइंट पर क्या हो रहा है, MC इज इक्वल्स टू AC, और ऐसा जब हो रहा है देन AC इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। AC हमारा मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, फिर ये क्या कर रहा है, राइज करते जा रहा है। तो MC इज ग्रेटर देन AC देन AC राइजेस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर MC ऊपर है, ये MC ऊपर है और AC इसके नीचे है। तो MC जब ऊपर है दैट मीन्स MC बड़ा हो गया, AC छोटा हो गया। यहाँ पे हम देख भी सक रहे हैं कि देखो MC 10 है और AC 8.3 है, तो मीन्स MC हमारा बड़ा है और AC हमारा छोटा है। डायग्राम हमें क्लियरली बता रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां पर MC ग्रेटर देन AC। ये तीनों क्या हो गए, रिलेशन हो गए। जो आपने यहाँ देखा वही आपको क्या करना है, 3 पॉइंट रिलेशन में लिख देने हैं, फुल मार्क्स। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है TC और MC में। उसके लिए हमारा जो ये शेड्यूल है वो सेम रहेगा, उसमें हम लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब इस शेड्यूल से हम लोग इस डायग्राम और रिलेशन को कैसे समझेंगे, देखो TC और MC में रिलेशन है, दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ ये दोनों को देखना है। जब हम इसे देख रहे हैं तो क्या पता चलता है कि TC हमारा क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। देखो ये TC क्या है, राइज करते जा रहा है, ठीक है। और MC क्या हो रहा है, एक पॉइंट तक फॉल किया, कांस्टेंट हुआ एंड देन राइजिंग। ये तो हम लोगों ने उसके शेप से भी पढ़ा है कि पहले फॉल करता है, कांस्टेंट होता है और फिर राइज कर जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है,
टीसी का डायग्राम बनाया और एमसी का डायग्राम बनाया, जब दोनों डायग्राम हम बना रहे हैं तो यहाँ नंबर 4th पॉइंट ऑफ आउटपुट और 5th पॉइंट ऑफ आउटपुट पे हम क्या देखते हैं कि एमसी हमारा कांस्टेंट होता है और हमारे पास में ये डायग्राम निकल करके आता है। और ये डायग्राम हम लोगों को कैसे रिलेशन बता रहा है दोनों का, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन कैसे बताता है, तो यहाँ पर जब हम रिलेशन देखते हैं तो पहला रिलेशन क्या बताता है, टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट। देखो ध्यान देना, टीसी जो हमारा बढ़ रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है ये तुम लोग समझ चुके हो, ठीक है। देखो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि पहले हमारा टीसी जो है वो 10 यूनिट से बढ़ा, उसके बाद में 8, फिर 6, दैट मीन्स इसे ज्यादा होना चाहिए अगर, तो ये क्या हो रहा है घटते हुए बढ़ रहा है। पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, और जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा तो उस समय हमारा एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर, when the rate of increases in TC stops, that means जहां पर TC का इंक्रीज होना stops diminishing, जहां पर वो डिमिनिश होना स्टॉप हो जाता है कि वहां से फिर इंक्रीजिंग में बढ़ेगा। देखो यहाँ कांस्टेंट होकर के फिर वो इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, MC इज एट मिनिमम पॉइंट। देखो यहाँ पर MC जो है हमारा मिनिमम पॉइंट पर है। देन क्या हो रहा है, फिर सेम लैंग्वेज है हमारी कि व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टार्ट्स राइजिंग, स्टॉप डिमिनिशिंग हुआ, फिर स्टार्ट राइजिंग, दैट मीन्स जब हमारा टीसी जो है फिर से इंक्रीजिंग रेट से क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो हमारा एमसी भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स शेड्यूल से ही तुम लोग क्या कर सकते हो, रिलेशन को लिख सकते हो। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी एंड टीसी एंड एमसी। तो ये दोनों रिलेशन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।